9 मई को रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है। इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे। बदकिस्मती से खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैर बात कह सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। PTI ने जो मुझे शुमाली पंजाब का अहदा दिया वो भी मैं छोड़ता हूँ और PTI से भी लहदीद का ऐलान करता हूँ। मैंने ये फैसला किया कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ा धचका लगा है। फारूक हबीब जो एक इंतहाई अहम यंग बहुत ही जो है वो एक मेहनती कारकुन और ओहदेदार तहरीक इंसाफ के रहे, साबिक वजीर रहे, आज तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। तहरीक इंसाफ को खैरबाद बड़े मखसूस हालात में उन्होंने कहा है। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है और तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया है। यानी उन्होंने जो है वो कुछ अरसे ज़ाहिर जो उनके बारे में चलता रहा कि उनकी गुमशदगी हो गई है, वो अगवा हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि उनको किडनैप कर लिया गया है। लेकिन फारूक हबीब जो है जो 9 मई के बाद अंडरग्राउंड चले गए थे और फिर गवादर से उनकी गिरफ्तारी की खबर आई थी, आज वो हमें जलवा अफरोज होते दिखाई दिए IPP की महफिल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुरतशद्दुद सियासत को कंडेम किया, चेयरमैन पर इल्जाम लगाया कि 9 मई के वाकयात के लिए जहन साजी की है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। मजीद क्या कहा, जरा वो सुनिए। 9 मई का वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की। उससे पहले कितने मुजाहरे आपके कोर कमांडर हाउस के बाहर होते रहे। चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और जो कुछ उस दिन हुआ ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। अब जिस तरह PTI के चेहरे, PTI के लोग PTI को छोड़ते चले जा रहे हैं, PTI को ये देखना होगा कि इंतखाबात से पहले PTI का फेस क्या बचेगा, कौन लोग बचेंगे PTI के अंदर जो इलेक्शन को लड़ते हुए जो पुराने सियासी मुखालफीन हैं उनका मुकाबला कर सके। इन्हीं हालात में नवाज शरीफ साहब की वापसी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो वापस आ रहे हैं, उनकी पार्टी भरपूर मुहिम चला रही है कारकुनान को मोबिलाइज करने की, एक मोमेंटम बनाने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी मुखालफीन मियाँ साहब की वापसी पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। एक तनकीद ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का बनता है क्योंकि वो एक्सट्रीम राइवलरी है बिटवीन PMLN एंड PTI और एक कंपेटिटर एक दूसरे के साथ मुकाबला भी उन्हीं का है, जो टफ कंपटीशन एक दूसरे को देना है उन्होंने। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त इज़ वे बेटर देन PMLN, क्योंकि PMLN जो है वो एक 16 माह की हुकूमत के बोझ तले भी दबी हुई है। तो जाहिर है इलेक्शन डे पे पता चलेगा। लेकिन अब मुखालिफ ये दोनों हैं एक दूसरे के, जिनके बारे में कहा जा रहा है जिनका सख्त मुकाबला होना है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पीपल्स पार्टी ने भी मियाँ साहब की वापसी को डील क्यों करार दे दिया। PTI का तो समझ आता है, पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो डील करार दे दिया। पीपल्स पार्टी भी मुबहम अंदाज में खुलेबंद लफ्जों में जो है वो तनकीद कर रही है। तो अब इन सवालात का सामना होगा मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को, जब वो आएंगे, अवाम में जाएंगे, मीडिया को फेस करेंगे, तब उनको जो है इन सवालात का जवाब देना होगा कि तमाम जमातें इस वक्त जो है वो आपको एक शक की निगाह से देख रही हैं कि आप कुछ मामला तय कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो जेल में ट्रायल है उसकी के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वो दरख्वास्त जो है वो अब देखना यह कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले ही चेयरमैन PTI का ट्रायल शुरू हो जाएगा। साइफर केस खुसूसी अदालत में भी वो वहां से भी रिलीफ नहीं मिला, ये मामला भी बड़ा सख्त है। तो इन तमाम मामलात पर जो है बात करनी है। अब एक चीज और है हमारे सामने कि प्रोपेगेंडा इस पीक पे चला गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि अब सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी तमीज करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक हबीब साहब ने, तो तहरीक इंसाफ के अकाउंट से जो है वो एक क्लिप शेयर किया गया जिसमें फारूक हबीब साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पहले क्या कह रहे थे इस सारे मामले में और अब इस मामले में क्या कह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ये साबित करने की कोशिश करी कि अब जो कुछ वो कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं, इससे पहले वो जो कुछ कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। लेकिन ये फैसला वो शख्स करेगा जो शख्स आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है कि क्या वो पहले जो बात कर रहा था वो दुरुस्त कर रहा था या अब जो बात कर रहा था वो दुरुस्त कर रहा था, क्योंकि ये अब उन लोगों ने बताना है
जो लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पहले क्या था, ठीक था या अभी ठीक था, क्योंकि वो पहले ये बता रहे हैं कि जहन साजी की गई। एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, झूठ और प्रोपेगेंडा इस लेवल का चल रहा है कि मैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अमेरिका में मौजूद हूँ और मुझसे मनसूख करके जो है वो एक इंटरव्यू को, जो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू था, उसको मनसूख करके बाकायदा ट्वीट्स की गई, एक पार्टी की जानिब से ट्रोलिंग की गई और ये कहा गया कि वो इंटरव्यू मैंने किया, हालांकि वो बिल्कुल लव और झूठ बात थी। और इसी तरीके से उस्मान डार साहब के इंटरव्यू के बाद भी ये बात की गई। जो लोग मुझे जानते हैं, इन दोनों को जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों का इंटरव्यू लेना चाहता तो मेरा इन दोनों के साथ ऐसा ताल्लुक है कि मैं इनका इंटरव्यू ले सकता था। जिन हालात में उन्होंने वो इंटरव्यू दिया उसको भी मुझसे मंसूख किया गया। पाकिस्तान के तजुर्बेकार सहाफियों से भी जो है इस प्रोपेगेंडे में ये गलती हो जाती है कि वो मेरा नाम लेके ट्वीट करके उन्होंने ये कहा, एक सहाफी हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं आजकल, पहले पाकिस्तान के लोकल मीडिया के लिए काम कर रहे थे और फिर वो ट्वीट डिलीट करके चले गए। मेरा नाम लेके कहा कि रात 10 बजे मैं वो इंटरव्यू कर रहा हूं। सो इस किस्म के माहौल के अंदर आपको सच और झूठ की तलाश करनी पड़ेगी और मामलात को देखना पड़ेगा कि कहां कौन जो बयान दे रहा है वो पहले ठीक कह रहा था या अब ठीक कह रहा है। मैं जाती तौर पे जो है वो किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जिन लोगों ने नाम लिया मैं बस उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं जिन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा मुझसे मंसूब करने की कोशिश की और बाद में अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी। तो आज जरा आते हैं इस मसले की तरफ, जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस पे एक बहुत बड़ा डिप आया है। अब ये बहुत अच्छी और खुशआइंद बात है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए हैं उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। इसी के तनाजुर में अब हमें ये देखना है कि वो आवाम तक रिलीफ पास ऑन भी होना चाहिए। महंगाई की सूरत में जो आवाम पर एक समंदर बह रहा है उसको जो है उस पर बंद बांधने की जरूरत है, दरियाओं पे महंगाई के बंद बांधने की जरूरत है। तो इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तर्जुमान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। अजहर सिद्दीक साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के आखिर में खाकान नजीब साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आई विल स्टार्ट विद यू फिरदौस साहिबा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई को थोड़ा सा तवील रखा लेकिन ये बताने की कोशिश की कि अब समझ नहीं आता सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। अपने तई तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बोल रहा है उसी की बात पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तूफान है झूठ और प्रोपेगेंडे का, जिसको उसमें तमीज करना फर्क है। मुझे बताएं कि वो फरूख साहब के बारे में तो कहा जा रहा था वो गिरफ्तार हैं, ये आईपीपी में उनकी शमूलियत जो है वो किन हालात में हुई है, किस तरीके से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आज फ़ारूक हबीब की जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत है, मैं उसमें उन्हें सबसे पहले वेलकम कहूँगी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में कुछ और मसरूफियात की वजह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ना बन सकी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि फ़ारूक हबीब ने जिस क्लैरिटी के साथ वो तमाम पस पर्दा सामने आए, वो नैरेटिव के साथ जुड़े या नैरेटिव को एक्सपोज करने वाले जितने भी रेलिवेंट वाक़यात, सूरत हाल और बयानिए थे, उनको आज ज़मीन बोस किया, उनको एक्सपोज किया और उन्होंने ये साबित किया है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के शहर के अंदर गिरफ्तार हो के वो जहरलूद बयानिए की कारस्तानियाँ 9 मई की शक्ल में ये कौम भुगत चुकी है, उसकी रिपरकशंस और उसके साथ जुड़े जो महरक़ात हैं, अल्टीमेटली उसने इस पाकिस्तान का और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों का क्या नुकसान किया है। जो आप कह रहे थे कि झूठ क्या है सच क्या है, देखें झूठ जो है वो कभी भी छुपता नहीं है और झूठ ने एक्सपोज होना होता है, और सच जो है वो कभी भी आप उसको चाहे भी छुपाना तो वो बेनकाब हो के रहता है। दोनों सूरतों में आपने देख लिया कि फ़ारूक हबीब का आज जो एक फेस है, पीटीआई फेस था, उसने तहरीक इंसाफ के साथ बहुत टीन एज से एक सफ़र शुरू किया और आज उस सफ़र का अख्ताम कर दिया। ये देखना पड़ेगा चेयर पीटीआई को कि उनका वो इंतहा पसंद सोच, उनका जो अपनी ज़ात के अंदर कैदी का रोल है,
क्योंकि वो अपने ज़ात के कैदी हैं। तो जो अपनी ज़ात का कैदी होता है वो फिर तन्हा रह जाता है, और उसके साथ जो हम सफ़र होते हैं वो जब ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि मैं किसी काज को नहीं, मैं एक ज़ात को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि तो डॉक्टर साहब जो आपके आपका क्या पॉलिटिकल काज और इमरान खान जो है वो अल्ताफ हुसैन मॉडल पे चल पड़े हैं, वो जो एमक्यूएम का पुराना मॉडल था उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? आप अपने प्रोग्राम का क्लिप निकालें, और बहुत पहले आपने मुझसे सवाल किया था कि आप उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि फ्यूचर के अल्ताफ़ हुसैन। उसकी कोई वजह थी तो मैंने ये कहा था। देखिए, जब आपके सियासी इख्तिलाफात सियासी जमातों से होते हैं, आप कभी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कभी हुकूमत से बाहर होते हैं, लेकिन आपको सियासी ग्राउंड के अंदर रहने के तौर तरीके आने चाहिए। आपको एक उस सियासी मंजरनामे का हिस्सा रहने के लिए कुछ बाउंड्रीज़ हैं, हर खेल के कुछ असूल हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। जब आप कहीं पे भी फाउल प्ले करेंगे और उस खेल के बनाए हुए असूल ज़ाब्त को पमाल करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि फिर वो आप ग्राउंड से बाहर होंगे, या आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है या आपको रेड कार्ड दिखाया जाता है। तो पीटीआई का जो खेल रहा 9 मई का, आज वो रेड कार्ड के बाद चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई एज अ पार्टी, तो आपके ख्याल में वो रेड कार्ड अपना देख चुकी है पीटीआई, और जो पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन मॉडल के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चल पड़े हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अदर साहब जरा क्विकली मुझे बताइएगा, फारूक हबीब साहब कोई रिवायती सियासतदान नहीं है, और जो जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो छोड़कर चले गए हैं, आगे इलेक्शन अगर होता है तो जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो उसको इस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, तो नए लोगों के लिए कितना कोई स्पेस होगा, कोई रहनुमा टिकट लेने के लिए आगे नजर भी आएगा पुरानों में से? जिस तरह ये जा रहे हैं और जो कुछ आज हुआ है, इसको किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं कि आपके नाम के हवाले से किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है तो वो तकलीफ दे मेरे लिए। आप सहाफत की दुनिया में आपका एक नाम है, और एक इंडिपेंडेंट सहाफी के तौर पर आपने हमेशा काम किया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और ज़ेहद दे। आते हैं इस बात की तरफ। देखिए, लगे हाथ क्या मुश्किल काम था, एक कुरान मजीद भी साथ रख लेते। यानी अगर हमने फैसले टीवी चैनल्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है और तय कर देना है कि कोई गुनाहगार है, फिर छोड़े इस मुल्क में अदालती निजाम की तो जरूरत ही नहीं हमें। हम ये जो बैठे, देखे ना, एक तारीखी तौर पर बात बताने लगा हूं कि जब शहादतें नहीं होती, एविडेंस नहीं होती, तो फिर ये आपको पता है वादा माफ गवाह आया करते हैं। और तारीखी तौर पर एक वादा माफ गवाह जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस में भी आया था, और कौम आज तक उसको अदालती कत्ल कहती है। ये तारीखी बातें हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात है, यानी हम इन बातों में, यानी कुरान मजीद के सामने इस बयान की हैसियत ही कोई नहीं है। ये जमीन बोस है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा एक दोस्त है हमारा, और सबक सीखना चाहिए इन्हें। सनम जावेद जैसी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे, एजाज चौधरी जैसे लोगों से, महमूद रशीद जैसे लोगों से, कि जो इतनी तकलीफ के बावजूद भी, पहले बेनिफिट ऑफ डाउट में देता, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू की वो बहुत यार, और जो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका फरमान है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक चीज समझ में आ गई है। लगे हाथ हम सब जो यहाँ बैठे एक तकाजा कर लेते हैं, हम तो तकाजा करते हैं कि जुडिशल कमीशन बना देना। यानी हम क्या चाह रहे हैं कि टीवी चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फैसला करना चाह रहे हैं, तो भाई एक जुडिशल कमीशन बना दे, बैठकर तय कर देगा इमरान खान ने क्या। ये जुडिशल कमीशन बनाना तो आपका चले एक राइट है, आप डिमांड करते हैं, ये राइट है आपका, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो विकटें गिराने का कल्चर था कि जी विकटें गिरा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी 2017 में, 18 में, और मजीद विकटें गिरा दी। हम सब जानते हैं कि ये विकटें किस तरह गिराई जाती थी, ये विकटें कौन गिराता था, ये विकटें किस तरह गिरती थी, और ये तमाम चीजें पाकिस्तान की तारीख में किस तरह होती रही है। लेकिन उस वक्त उसको सेलिब्रेट किया गया, एक बात। दूसरी बात यह कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चेयरमैन पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो एक पॉलिटिकल वर्कर पे और पार्टी लीडर्स पे इतना बर्डन डाल रही है कि वो बर्डन सहना जो है उनके लिए पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है। बिकॉज आपने जो एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है, वो लोग अपनी जगह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो अब वो बर्डन नहीं फेस कर पा रहे और वो जा रहे हैं। सो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स उस दहाने पे चली गई है जहां पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से और बैलेटिंग से ज्यादा जो है
वो स्ट्रीट पावर के जरिए जो है वो फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सियासत में यही तो एक वो तब्दीली है कि जो इलेक्टेबल आते थे, जो इस तरह के वोट लेकर आते थे, और वो चेहरे यानी यानी ये जो चेहरे इधर उधर जा रहे हैं ना, उनके बारे में कुछ ज्यादा तहकीक की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप 372 सीटें हैं एमएनए की और सूबाई असेंबलियों की सीटें ले रहे हैं, तो 1500 के करीब ऐसे लोग हैं, तो 1500 में से मेरा ख्याल है 1400 लोग तो चले गए होंगे छोड़ के। और ये कुछ 40-50 के करीब लोग हैं जो बैठकर ये फैसला करेंगे। यानी अगर 1500 एक एवरेज लगा ली जाए जो इलेक्शन लड़े हैं सीटों पे आकर, तो उनमें से कितनी एक तादाद है? ये तो एक 2% 3% ज्यादा तादाद नहीं, इससे फैसला नहीं हुआ करता। बात बड़ी सीधी सी है यार, मान लीजिए चले ये सारा कुछ ठीक हो गया है, तो भाई वो आईने पाकिस्तान टूट रहा है, 90 दिन का जो है वो लिमिट टूट गई है। किसी को शर्म आई, किसी को हया आई कि आईने पाकिस्तान में 60 दिनों की जो पहले तो आप ये कह रहे हैं एक नया ट्रेंड सेट हो गया है, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि अब किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी अपनी जगह पर या मामलात अपनी जगह पर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या पीटीआई के साथ वही होने जा रहा है जो 2002 में जिसका आप लोगों ने एक ट्रेलर देखा, और 2018 में जो पीएमएलएन के सामने चैलेंजेस थे, पीटीआई भी इस वक्त उसी क्राइसिस से गुजर रही है। और फारूक हबीब साहब जाहिर है कोलीग भी रहे हैं आप लोगों के। फारूक साहब, अब जो इल्जामात लगा रहे हैं, जो चार्जशीट दे रहे हैं जहन साजी की, ये कितना अहम होगा आपके नजदीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, अगर आप के चैनल पे या दीगर चैनल्स पर भी मैंने एक बात कई दफ़ा कही है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने बहैसियत एक सियासी पार्टी के मैंने कभी भी उसे तस्लीम नहीं किया। ये बात मैं मुतअद्दिद दफ़ा जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त भी कह चुका हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का एक फ़ैन क्लब था, एक कल्ट था जो कि इकट्ठा हुआ, और इमरान खान साहब की जो जहन साजी का एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, इमरान खान साहब ने 2010 से जहन साजी की, नफ़रत फैलाने की, गालियाँ देने की, और सियासत में उस किस्म की दरार डालने की कि वज़ादारी का भी ख़ात्मा, हयादारी का ख़ात्मा। और अभी अज़हर साहब कह रहे थे कि किसी को आइन टूटने पे शर्म नहीं आई, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। आइन का जो मजाक उस वक्त उड़ाया गया, किसी को शर्म आई कि डिप्टी स्पीकर ने उठा के और रद्दी की टोकरी में डाल दी। एक आइनी यानी आप ये कहें कि वो मोशन थी नो कॉन्फिडेंस की। बहुत सारी और मिसालें हैं। मुख्तसर ये कि जिस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की मिसाल दे रहा हूँ, जो प्रमोशन है कैबिनेट का मेंबर बनाने की, या अगर कैबिनेट का मेंबर हैं तो उससे ऊपर प्रमोट करने की, उसकी बुनियाद जो है ज़बान दराजी हो, बदतमीज़ी हो, गालियाँ हो, तो आप कैसे उसे एक सियासी जमात कह सकते हैं? ये मेरी आज की बात नहीं है। ये जिस दौर में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मौजूद थी, यही अल्फाज मेरे उस वक्त भी होते थे कि इनकी कैबिनेट में प्रमोशन का मेयार कारकर्दगी नहीं है, अपनी वजारत को अच्छे तरीके से रन करना नहीं है, बल्कि आपने दूसरों को गालियाँ कैसे दी हैं, किसी के गिरबान पे हाथ कैसे डाला है, असेंबली में किसी की आपने पगड़ी कैसे उछाली है, ये बुनियाद होती थी। इमरान खान साहब महकमों के, वजारतों के अपने इंटरव्यूज़ ले ना लें, उनका जायज़ा ले ना लें, वो एंकर अपने जो उनके स्पोक्स पर्सनस होते थे, स्पोक्स पर्सनस, उनकी हफ्तावार मीटिंग ज़रूर करते थे। डॉक्टर साहबा से पूछें, बैठी हैं, और अगर कोई शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करता था तो उसकी बाज़ पुरस होती थी, और अगर कोई ज़बान दराजी करता था तो उसे शाबाश मिलती थी। ये कल्चर उन्होंने फ़रोग़ दिया, जिसका जो इख्तितामी सीन था वो 9 मई की शक्ल में हुआ। तो लिहाजा जो लोग आज आके कह रहे हैं जहन साजी, तो वो कहते हैं ना कि हादसा एक दिन में नहीं होता, बरसों इसकी परवरिश जो है वो हालात और वाक़यात करते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है इस केस में। अब इसमें कुछ लोग जो पहले सामने आए, उनके किरदार सामने आए, कुछ लोग अभी आके सब बातें बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत को एक नई डगर पे लेके आना, ये तोरा इम्तियाज़ हुआ है इमरान खान साहब का ज़रूर है कि उन्होंने सियासत में से जो रवायती सियासत थी, अभी आज बात हो रही है, चलो इसी बात को एक और छोटा सा पॉइंट, उन्होंने तो रवायती सियासतदानों से निकाल दिया ना पार्टी को, मतलब कोई है रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जी वो जो एक इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स थी, ये सब चीजें थी, उससे उन्होंने कहा बाहर निकाल दिया, तो जो आएगा वो। अच्छा, अगर इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स से इमरान खान साहब ने बाहर निकाला है सियासत को, तो फिर
जहाज़ जो है अलीम ख़ान साहब का, तरीन साहब का, ये इलेक्टेबल्स को ढो ढो के क्यों बनी गाला लेके आ रहा था? उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद ये जहाज़ रिक्शे की तरह क्यों इस्तेमाल हुए? इलेक्टेबल सारे इकट्ठे नहीं हुए। कौन सी पार्टी है जिसमें से बंदे तोड़ तोड़ के इमरान खान साहब के साथ शामिल नहीं किए गए हुए? इमरान खान साहब ने किए, वो सारे इलेक्टेबल ही थे। वो क्या थे? ये हवाला मैंने उनको भी दिया है, 17 का हवाला मैंने उनको दिया है कि जिस तरह तोड़ तोड़ के लोगों को लाया जाता था, विक्ट्री सेलिब्रेट की जाती थी, विकेटें गिर गई ये कहा जाता था, लेकिन वो अभी का इशारा होते थे, जलसे से खिताब करते थे, आज एक और विकेट गिरने वाली है, अब 2 विकेटें गिर गई हैं। तो ये टर्म्स तो निकली ही उस दौर से हैं। इससे पहले तो किसी ने सुना ही नहीं था कि अगर किसी ने पार्टी चेंज की है तो उसको विकेट गिरना या उसको कैच पकड़ना, और कभी स्लिप पे कैच पकड़ा जा रहा था, कभी कहाँ कैच पकड़ा जा रहा था। ये तो एक बात है। दूसरी बात सर, अगर आप इजाज़त दें भाई साहब, दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, हर बात को इदारों पे डाल देना, इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देना, ये एक फैशन बन गया है, एक रविश बन गई है। मुझे इमरान खान साहब ये बताएं कि उनका जो 4 साला दौर था, पौने 4 साला दौर, उसमें क्या उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, आपने वहाँ ये बयान देने हैं कि मैं तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो किसी को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई इस पार्लियामेंट इस काबिल ही नहीं है कि मैं उससे बात करूँ। ये कोई सियासी रवैये हैं? ये कोई सियासी लीडर ये बात करता है? कौन सा ऐसा लीडर है? सख्त से सख्त आपस में नोक झोंक भी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, इश्यूज़ पे होते हैं, लेकिन सियासत के अंदर बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ा जाता है। कितने डेडलॉक्स आए, कितने मुश्किल सूरत हाल आई, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा। वे फॉरवर्ड जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर तलाश करना होता है, और वे फॉरवर्ड पॉलिटिक्स अभी तक आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो नहीं ढूंढ सके, बावजूद कि उनकी मकबूलियत भी है, लेकिन वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि कितने और मजीद लोग जो है वो आईपीपी में आने वाले हैं तहरीक इंसाफ से? आप लोगों के पास ज़ाहिर है मालूमात भी होगी। और फारूक हबीब साहब किससे राब्ते में थे आपकी पार्टी में, और इतने दिन जब वो गायब रहे हैं तो उस बारे में क्या उन्होंने बताया है कि क्या? देखिए आदिल, जो बात अजहर सदीक साहब कर रहे थे ना कि फ़लाँ जो है वो हीरो और फ़लाँ हीरोइन और फ़लाँ जो है वो जेल के अंदर जो है वो खड़ा है और वो बड़ा इस वक्त जो है वो चट्टान जहन और फुलाद जिस्म के साथ ख़ान की उस बयानी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अजहर सदीक साहब मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, उनको पता है इस बात का कि जो इस वक्त दुआइयाँ दे रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं और हर तरह से अप्रोचेस कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी बारगेनिंग कराएं, किसी तरह हमें माफ़ी दिलवाएं, किसी तरह हमारे जो ये केसेस हैं जिस पे हम दानिस्ता गैर दानिस्ता गुमराह हो गए वहाँ, और हमें इस पूरे बखेड़े और एक किस्म के गंभीर मसाइल में आईके ने या चेयरमैन पीटीआई ने फंसाया। लेकिन एक चीज़ तय है पाकिस्तान के इस मौजूदा सूरत हाल में कि कोई भी शख्स वो 9 मई के वाक़यात के अंदर जियो लोकेशन में उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस या उसका ओवरऑल वो गंदा और बदबूदार किरदार अगर उसके ताने बाने उस वकूए के साथ मिलते हैं तो उनको कोई माफ़ी नहीं है। और ये माफ़ी जो है मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी सूरत भी पाकिस्तान के वजूद पे हमला करने वाला कोई भी शख्स जो है उसको कानून के कटहरे में जवाबदेह होना है। ये जिनकी बातें कर रहे हैं वो तो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें किसी तरह से रिलीफ दें, तो चूँकि वो 9 मई के मेन किरदार हैं, वो मेन कल्प्रेट हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनकी तो आप ये आप बेसिकली इल्जाम लगा रहे हैं कि तो वो लोग जो है वो डेफिनेटली कानून को मतलूब हैं। तो अजहर साहब आपने बात कर ली है ना, अब चुप रहें, बात सुने बाद में बोलिएगा अपनी बारी पे। बात ये है कि जो आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आप शायद मिक्स कर जितने लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं वो लोग जो हैं वो अगर किसी जगह भी उस पूरे 9 मई के साने में फिज़िकली जियो लोकेशन में या किसी तरह वो ज़िम्मेदार हैं, तो आईपीपी किसी सूरत भी वो बोझ उठाने के लिए
तैयार नहीं है, ये क्लैरिटी है हमारी। दूसरी बात आपका ये क्लेम है कि यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब और दीगर जो लोग इस वक्त वो सेनेटर एजाज साहब जो लोग इस वक्त अंदर हैं वो भी दरख्वास्तें कर रहे हैं कि उनको किसी तरह बाहर निकाला जाए और आईपीपी से भी राब्ता कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दिलवाया जाए। आपको पता है कि वो खान साहब का जो फैन क्लब था वो अपनी मौत आप मर चुका है और लोगों ने देख लिया कि हमारे यहाँ जो है जब कोई कारकुन मुश्किल में आता है तो कायद जो है उसके पीछे खड़ा होता है। हमारी सियासी ये रवायत रही है ना, यहाँ ये नहीं होता कि कारकुन को ईंधन बना लिया जाए, कारकुन को जो है वो अपने ईवल एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और बाद में कहा जाए कि ये तो मेरे लोग ही नहीं थे, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो इन्हें कुछ कहा ही नहीं था, ये तो मेरी हदायत के बरक्स जो है ये हुआ। तो उससे जो है डिमोरलाइजेशन होती है। वो वर्कर जो है जितना मर्जी उसका बयानिया मजबूत हो वो लड़खड़ाता है और वो अपने उस कायद के साथ अपनी जो मोहब्बत का वो नाता और रिश्ता है उसको तोड़ता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि नई शमूलियत की हमने माजी में भी देखा। आदिल देखिए, हमारी एक नई जमात है, इस नई जमात के अंदर हमें एक कंटिन्यूड कंसिस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स और हमारे लीडर्स और हमारा ग्रास रूट लेवल पे एक नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी आगे बढ़ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ हम अवामी राब्ता मुहिम में जलसे कर रहे होंगे, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे होंगे, बल्कि नामवर हमारे वो लीडर्स जो हैं जो पब्लिक में मैटर करते हैं और जिनकी फेस वैल्यू है। अजहर साहब कह रहे थे कि भाई इलेक्टेबल की कोई हैसियत नहीं। देखिए माय डियर ब्रदर, आपका जो बार का इलेक्शन भी होता है ना तो उसमें भी चेहरा देखा जाता है कि किसको वोट डालना है। ऐसे नहीं होता कि हर लल्लू को उठा के आप कहेंगे कि ये आपका पॉइंट आ गया। फिरदौस साहब मैं जरा इसका जवाब लूं अजहर साहब से। आपने बन जाएंगे, अहम नुक्ता उठाया है। आपने कहा है कि जो जेल में भी इस वक्त लोग मौजूद हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं और वो आईपीपी को ज्वाइन करने चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि वो 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस हैं तो इसलिए उनको आप लोग कोई सपोर्ट नहीं देना चाहते। अजहर साहब ये एक बड़ा संजीदा इल्जाम है डॉक्टर साहबा की तरफ से। उन्होंने कहा आप इस तरह ना कहें, बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और जिन पे केस मजबूत है। ये हकायक है, ये इल्जाम नहीं है। और क्योंकि बात ये है कि ये चीजें जो है आपको भी पता है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो वर्कर डिसहार्टेड है, लीडरशिप डिसहार्टेड है। उसकी वजह ये है कि उनकी ओनरशिप कोई नहीं है और लीडर लीड कर रहा होता है। लीडर जो है वो जो हमने देखा वहाँ लीडर लीड नहीं कर रहा था, लीडर फॉलो कर रहा था। ठीक है, और वो चले मैं इसका जवाब लेता हूँ डॉक्टर साहब, मैं जरा इसका जवाब लेता हूँ अजहर साहब से। अजहर साहब वो कहती हैं कि ये कोई इल्जाम भी नहीं लगा रही मैं, इसके सबूत है मेरे पास कि वो लोग जो जेल में हैं वो राह पनाह तलाश कर रहे हैं आईपीपी में और वो उन्होंने कहा कि मैं सबूत भी है इस चीज के हमारे पास। मसला ये कि 9 मई के संजीदा वाकयात के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं उनके। अच्छा मैं मैसेजेस आ रहे हैं। अगर मुनासिब समझिएगा मुझे, जो कि मैं 2 लोगों का जवाब देना होता है ना तो मुझे जरा जी ठीक है, टाइम अगर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गो अहेड। अच्छा, पहली बात तो मैं हमारी बहन है फिरदौस आशिक साहिबा, शाह से शाह का वफादार नहीं होना चाहिए। कल ना जवाबदेही होनी होती है, दीन और दुनिया हर जगह होनी होती है। रब को हाजिर नाजर जानकर सच बयान करना चाहिए। ये मैंने चैलेंज कर रहा हूँ कि इनके पास जो सबूत है ना ये सबूत लाएं और कौम के सामने पेश कर दें, बड़ा मजा आएगा। बड़े यानी आप अंदाजा ये लगाएं, आपने पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई है ना, जो 9 मई के वाक़े में बयान चलते थे सारा, वो कई ऐसे सियासी लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी या टीवी प्रोग्राम में चले और जाकर वो आराम से घर, यानी फरूख हबीब के खिलाफ 13 पर्चे हैं जिसमें इश्तिहारी थे, वो जिसमें आज इश्तिहारी थे। 13 मुकदमों के अंदर एक इश्तिहारी आदमी जो टीवी पे भी नहीं आ सकता, जो पाबंदी भी है और वो आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो तालीम। और देखिए मैं उन बातों की तरफ बिल्कुल, मैं जो ये गलत है जी, 13 केसेस हैं, 13 रिकॉर्ड पे आए हुए हैं, मैंने ट्वीट किया। नहीं मैं कह रहा हूँ वो पर्चे ठीक हुए, वो ठीक हुए या गलत हुए? सवाल नहीं ये कर रहा,
मैं ये सवाल नहीं कर रहा, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, इश्तिहारी आदमी है ना, एक इश्तिहारी है तो इश्तिहारी की बकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी है। अगर वो बेगुनाह है तो इस तरह के तो तमाम जितने लोग पकड़े हैं वो सारे ही बेगुनाह है, जिस तरह के फरूख हबीब बेगुनाह है। यानी हैरानगी की बात है। और बाकी जितने बेगुनाह है वो आप लोगों के सामने, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपके सामने अपना ना तारिक फजल चौधरी साहब हमें इखलाकियात बता रहे थे। इखलाकियात याद है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वीडियो फेंकना, इखलाकियात याद है? टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करना, इखलाकियात याद है आपको? ये जो कुछ होता रहा है ये और मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करना, और ये हमें बताएंगे अपना वो याद होगा रोग आर्मी, यानी कारगिल के ऊपर क्या क्या तकरीरें करता रहा नवाज शरीफ जाकर, गुलबशन यादव क्या था, आपको सिरल अलमेडा क्या था केस, हमें तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते रहे, और अंदाजा लगाएं कि अगर इनकी जुबान इतनी अच्छी थी तो 3 लोग जो हैं तौहीन अदालत में घर गए, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, ये जुबान ये छोड़ दें चीजों को, ऐसे टीवी में मुजाखरे की बजाय ना, मैंने तो इनको चैलेंज किया, ये डरते क्यों है? ये आए, आकर आप आए ना, आप आए, आप अदालतों में नहीं आते तो इलेक्शन की मजबूर करें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कराएं। और कमाल की बात देखें, इनकी बदनीति देखें, इस ये जो कह रहे ना आइन तोड़ा है, क्या सा आइन तोड़ा है? एक स्पीकर ने एक इख्तियार इस्तेमाल किया था, वो आकर इन्होंने नहीं कहा, वो कोर्टों ने कह दिया। यहाँ कोर्टों ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कह दिया, पंजाब के कराने हैं, खैबर पख्तूनख्वा कराने हैं, कहाँ है वो इलेक्शन? और बहाना बनता रहा, पैसे नहीं, वो झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड के ऊपर आ गया, पैसे भी मौजूद थे। अब जरा आप हाल देखें इनका कि इन्होंने खुद 3 दिन पहले सहमिया क्यों तहलील की? भाई 3 दिन पहले क्यों तहलील की है? क्योंकि वजह यह थी कि 60 दिनों में इलेक्शन कराने पड़ने थे, तो 90 दिन का फायदा लेकर एडवांटेज किया। और 6 नवंबर जो है वो आखिरी तारीख जो है ना, वो 90 दिन की वो भी गुजर रही है। आप इन बातें आती है ना इस मुल्क को। इसका ब्रेक के बाद जवाब लेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी और फासिक अवान साहब से भी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पहले तो डॉक्टर अजहर सिद्दीक साहब ने जो बात की है, अजहर सिद्दीक साहब ने सॉरी जो बात की है उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा फिर मैंने ये भी आपसे सवाल पूछना है कि आपके अपने 16 महीने के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े संजीदा इल्जाम आप लोगों पर लगा रहे हैं, पहले जरा इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको खुर्शीद शाह साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुनाता हूँ। जी देखिए, अजहर साहब ने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है इसका मैं जवाब दूँ। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि डॉक्टर साहब हमें अखलाकियात ना सिखाएं, तो मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूँ कि मैंने ना ये कोशिश की है कि मैं तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को अखलाकियात सिखाऊं, ना इस नाचीज़ ने कभी माजी में ये गुस्ताखी और जुर्रत की है कि मैं उन्हें अखलाकियात सिखाऊं। ये इस उम्र में या इस लम्हे में सीखने वाली चीज़ें नहीं होती। माजी में हर पार्टी से गलतियाँ हुई हैं। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबा के हवाले से आपने अगर किसी ने कोई तस्वीरें उनकी फेंकी हैं तो मैंने कभी उसे काबिल तारीफ़ नहीं कहा, गलत गया। लेकिन ये वाहिद एक मिसाल है जो मैं पिछले 10-15 साल से तहरीक इंसाफ के हर दोस्त से इसी तरह की 1-2 बातें सुनता आ रहा हूँ। अगर वो समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर साहब ने बिल्कुल ठीक किया था बहैसियत कानूनदान, तो मैं उनसे बहस नहीं करूँगा, ना मैं इस तरह की किसी बहस में उलझना चाहता हूँ। उनका एक राइट है, वो उसे ठीक समझते हैं, समझते रहें। बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि किसने आर्टिकल 5 लगा के पूरी असेंबली को गद्दार करार दे देना ये बातें पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन ज़रूर होंगे और हम ना इलेक्शन को रुकवा सकते हैं, ना बहैसियत एक पार्टी हम इलेक्शन करवा सकते हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैं जरा आपको सुनवाता हूं खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं, इलेक्शन के लिए ही आ रहे हैं। पार्टी किस नजर से देख रही है आपके इस सब मामले को? ये गुजारिश करूंगा मैं एज ए पॉलिटिकल मियां साहब से कि खुदा के वास्ते बैकडोर की ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ। खुदा के वास्ते खुद को इतना एक्सप्लॉइट न करो कि लोग कल कहें कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के आ रहे हो। आप और इमरान में क्या फर्क हुआ? सर ये इंप्रेशन कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई बैकडोर से मामलात आप लोग तय करना बंद कर दें, अवामी सपोर्ट पर आना शुरू करें। ये तो पीपल्स पार्टी ये कहेगी तो तहरीक इंसाफ को तो और मौका मिलेगा आपकी इलेक्शन मुहिम से लेके इंतखाबी अमल में जाने तक। भाई साहब, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी पार्टी रही है 16 माह की हुकूमत में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब
मसला ये है कि इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन उन्होंने अपने टिकट पे लड़ना है और हमारी मुखालिफ सियासी जमात के तौर पे लड़ना है। लिहाजा इस तरह के बयानात दे के उन्होंने सियासत में अपनी जगह बनानी है, ये उनका एक पॉलिटिकल राइट है। ना मैं ये कहूँगा कि हमें उन पर कोई गुस्सा है, ना हमें से कोई उनसे कोई शिकवा है, वो जो मर्ज़ी कहें। लेकिन काबिल एहतराम शाह साहब की बात का एक मुख्तसर जवाब यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना तो किसी के कंधे पे बैठ के आ रहे हैं और ना किसी बैसाखी के सहारे आ रहे हैं। वो इलेक्शन में PMLN की कंपेन को लीड करने आ रहे हैं और आगे इलेक्शन में हम जाएंगे, जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे वो होगा। ओके डॉक्टर साहब, आप बताएं, आप लोगों को कोई एतराज है IPP को, और क्या वाकई मियां साहब बगैर किसी डील के या किसी डिस्काउंट के आ रहे? इस जवाब से पहले जो अजहर साहब का मेरे पास तारुफ था, वो तो एक वकील के तौर पे काला कोट पहन के कानून और आइन के मुहाफ़िज़ का था। एकदम से इन्होंने जो PTI का कोट पहन के तो 9 मई और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों के अमीन जो हैं उन पे हमला करने वालों को जो इन्होंने गाजी करार देना शुरू किया, तो इट मीन्स के पाकिस्तान के साथ जो काले कोट का और कानून के साथ जो रग़बत थी वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हैरान कुन है कि उन जैसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी उस कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजारी हो, वो आज जो है वो एक ऐसी जमात का स्पोक्स पर्सन बन के खड़ा है कि जिसको दिफा करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि आप GHQ पे हमलावर हूँ, आप शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करें, आप जिना हाउस के अंदर गिराव जलाव करें और आप उसको जायज़ करार दें। तो ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाला तार हैं और मैं उनसे ये तो नहीं करती। जहाँ तक जेल के अंदर जो वक्त की कमी की वजह से मैं चाहता हूं जल्दी से अजहर साहब आप भी जवाब दे दें। चैलेंज करते हैं ये वो चैलेंज के पहले मेरी सुन ले फिर आप उनका जवाब है। फिरदौस आशिक जरूर ले, लेकिन बात करने दें मुझे। सियासी जमातें तब्दील की हैं ना। डॉक्टर साहब जरा वक्त की कमी की वजह से मैं माजरत चाहता हूं बिकॉज मैंने सेगमेंट क्लोज करना है। अगर आप 20 सेकंड में जल्दी कंप्लीट कर लें फिर मैंने अजहर साहब से कंप्लीट जवाब लेके फिर ब्रेक पे जाना जी। मैंने ना तो जी डॉक्टर साहब किसी वाकये जी मैं सिर्फ कि आप वो हीरो हैं, बिल्कुल मैंने ये कोई नहीं ऐसा कहा। जिन्होंने 9 मई का किया वो भुगते। अजहर साहब मेरी रिक्वेस्ट है मैं 20 सेकंड्स इनको डॉक्टर साहब को देके जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं फिर आप तसल्ली से इसका जवाब दे दें। जी डॉक्टर साहब बात ये है आदिल के ये जो इस वक्त का नैरेटिव है ना जो प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई अजहर सदीक साहब और उसके साथ पैरेलल चूँकि डॉक्टर साहब हमारी एक पेटी बंदी है डॉक्टर होते हुए मुझे एहसास है इस बात का कि इस वक्त उनको भी अपना ये बयानियाँ डिफेंड करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मियाँ साहब का जो सियासी ग्राउंड के अंदर उनकी एंट्री है या उनका आना जो है ये सियासत के लिए एक अच्छा शगुन है। लेकिन अगर वो अपनी सियासत को दुआम बख्शना चाहते हैं, अवाम में पजीराई चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उस ग्राउंड के अंदर वो किसी तासर को ज़ायल करके खेलें, तो उन्हें सबसे पहले जलसे में जाने की बजाय उस अदालत में जाना चाहिए और अदालत के सामने सरेंडर करके वो सज़ा जो जिसके तहत वो पाकिस्तान से बाहर गए थे वो अगर उनकी मुअत्तल होती है तो उसके बाद उनको जिस अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट मीनारे पाकिस्तान जाते हैं तो आप कह रही हैं कि ये तासर रहेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो फिर ये पाकिस्तान की जमहूरी पाकिस्तान की आईनी और कानूनी जो इदारे हैं उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा क्योंकि अवाम जो है जरा वक्त कम है मैं चाहता हूं आप जरा जल्दी इसको कंक्लूड और ताकतवर का जो पाकिस्तान है उसका तस्वर और ज्यादा होगा। जी अजहर साहब मैं ना देखिए मैं बड़ा दुख और अफसोस होता है, हमारी बहन है लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है और वकालत पे कायम है और कायम रहना है, हक और सच की बात करनी है। मैं तो आप ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये कुरान मजीद सामने रख कर भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये मोहतरमा अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा बात को। सवाल ये नहीं है किसी ने 9 मई के वाकये की GHQ पे हमला करने किसने कहा कि सपोर्ट कर रहा है,
ये हम क्यों समझी बैठे हैं? और हमने फैसला भी ये कैसे कर लिया कि ये पीटीआई ने किया है? अभी तो कोर्टों में जाना है, कोर्टों में जाके एविडेंस आएगी, तब जाके फैसला होगा, फिर हम बात करेंगे। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप एक्यूज करना शुरू कर दें इस बात के ऊपर। वो जिन्होंने किया वो खुद कह रहे हैं कि हमने किया, आपको वो सुनाई क्यों नहीं दे रही आवाज? देखिए जो करने वाले हैं वो खुद आके कह रहे हैं कि हमने किया और किसके कहने से किया वो बता रहे हैं। आप अपने काम जो है उनको मुतवज्जो करें उधर। आपने बात करनी है, पहले जी साहब बड़ी बात लेकर चलूं मैं आपको। ये बहुत हो गया है, ये मजाक है। ये इन सियासतदानों ने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, जो एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी से तीसरी शाख पे आते हैं। इन लोगों के लिए अब जगह नहीं है। आए आकर इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का दरे क्यों है। इलेक्शन का ना ऐलान करना है ना इलेक्शन कराने हैं। आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ इलेक्शन ऐलान करें, इन सबकी इनकी जबान का जब्त होगी। ये रिकॉर्ड पे नोट कर लीजिए, मगर ये कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब अगर साहब को जरा कंप्लीट करने दें, बिकॉज़ मैंने ब्रेक लेनी है। जी अदर साहब 20 सेकंड। जी अजहर साहब क्या कहेंगे? कुछ नहीं डिफेंड करने के लिए उनके पास। अच्छा देखिए, बात बोले यानी अपनी बात करके मैंने बड़ी सीधी सी बात की है कि डर और खौफ किस बात का है। आए इलेक्शन का ऐलान करें, इन सबकी इलेक्शन जब्त होंगी। ओके सर, पॉइंट टेकन सर। मैं असल में वक्त समझ के थोड़ा सा बात चाहता हूं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर सिद्दीक साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 40 रुपए जो पेट्रोलियम मसनूआत पर कमी हुई है उसका क्या असर होना है, ये बहुत खुशाइन बात है, बहुत बड़ा रिलीफ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा इजाफा हुआ है, 40 रुपए पेट्रोल पे कमी की गई है और डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है। डॉलर भी जो है वो नीचे आ रहा है। हमें ये क्रेडिट देना चाहिए अपनी आर्मी को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग रोक कर जो है वो डॉलर भी नीचे आया। और अब पेट्रोलियम का जो ये रिलीफ मिला है तो ये देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए हैं उसके बाद ये पास ऑन किस तरह से होगा। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा रिलीफ है, बिकॉज वी आर सीइंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और ये पास ऑन कैसे होगा पब्लिक में? क्योंकि हमने देखा है कि जब ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद सारी चीजों की, चाहे वो बिजली हो, खाने पीने की अशिया, सब कुछ बढ़ जाता है। ये अब नीचे इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे हो? योर टेक ऑन। So Adil, that's the most important question. 48 रुपए पेट्रोल और 26 रुपए डीजल में पिछले 2 हफ्ते में तकरीबन जो है एडजस्टमेंट हुई है। 10% हमारा रुपया जो है इंटरबैंक में और 20% के करीब ओपन मार्केट में मुस्तहकम हुआ है। ये लार्जली सब कुछ जो आ रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आ रहा है, जिससे एक सेंटिमेंट तब्दील हुआ, डॉलराइजेशन कम हुई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कुछ हैंडल किया गया, होर्डिंग को कुछ रोका गया, एक इललेजिटिमेट मार्केट क्रिएट हुई थी रुपए की ट्रेड की इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, उसको कर्ब किया गया। सो ये है व्हाट हैज हैपेंड। इससे एक सेंटिमेंट की तब्दीली आई है। कुछ रेमिटेंसेस पिकअप की हैं, बहुत ही माइनर 5% की ग्रोथ है। कुछ में अभी अगस्त का डेटा देख रहा था तो कुछ प्रोडक्शन भी बेहतर हुई है, बहुत ही माइनर। कॉटन अच्छी आ रही है। सो ये सारा सेंटिमेंट प्ले कर रहा है। स्टॉक मार्केट 49,500 को क्रॉस कर गई है। ये है इस वक्त जो इन द शॉर्ट रन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। इसकी पायदारी जो है, इसका आगे जो चलना है वो सब डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द सप्लाई ऑफ डॉलर्स थ्रू द इंटरबैंक जो हमें रिक्वायर्ड है। IMF का प्रोग्राम कैसे होता है? जो आपका कलीदी सवाल है कि ये पास ऑन कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि आप खुद देखें ना कि एक तो कंपेटिटिव मार्केट को ये रियलाइज करना चाहिए कि पिछले माह जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत थी वो कोविड लो पे चली गई थी। आदिल, दैट्स सीरियस। सो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं हो रही, लोग नहीं ट्रैवल कर रहे, गाड़ियों में नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये सब काम अगर हो रहे थे तो प्राइसेस को लोअर करेंगे तो डिमांड दोबारा आएगी। ये तो है प्राइस मैकेनिज्म जो मार्केट डिटरमिनेड चलना चाहिए। दूसरा, ऑफ कोर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कहीं कलूजन तो नहीं हो रही कि कीमतें जो स्टिकी हो गई हैं, किसी ने ये तो नहीं किया कि मैंने और आपने मिलकर ये तय किया कि हम ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं कम करेंगे। और फिर मारूजी हालात देखते हुए जो गुफ्तगू मुझे नहीं करनी चाहिए एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं फिर भी कर रहा हूँ
कि थोड़ा सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक नज करना पड़ता है कि यार मतलब ऑन द हाई वी वेंट हाई बट ऑन द डाउनवर्ड स्लाइड क्या हम देख रहे हैं कीमतों को उस तरह नीचे आना। फिर हमारे इतवार बाजार हैं, फिर हमारे सारी जो मार्केट्स हैं जिनको हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस हैं कई जगहों पे, अभी तक चूंकि ये सिस्टम निज़ाम है तो ये तीनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, तब आप देखेंगे डाउनवर्ड प्राइस। जैसे आपने देखा गाड़ियां नहीं बिक रही नादिल, तो किया ने अप टू 5 लाख रुपया अपनी गाड़ी की कीमत कम की है। सो ये है एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर इस वक्त मुल्क का। ठीक, अच्छा, आपको लगता है कि ये जिस तरह जो डिसीजंस अभी तक किए गए हैं उससे ये डॉलर, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि ये 250 तक होना चाहिए, ये हम देखेंगे अगले कुछ हफ्तों में या महीने में? तो देखें, एक तो हमें डायरेक्शनली देखना है। अब डॉलर की जो कदर है उसको हमें अगर विज़ रुपए देखना हो तो हमें क्या बैरोमीटर देखना चाहिए। आप ये देखिए आदिल के 8.7 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे जुलाई में, जो कि कम होकर 7.6 बिलियन डॉलर रह गए हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमें इंटरबैंक में जो फ्लोज है ना वो डिटरमिन करेंगे आगे डॉलर कैसे बिहेव करता है। वो क्या है, कमर्शियल 5 अरब डॉलर हैं, हमारे वर्ल्ड बैंक ADB के फ्लोज हैं। आपको याद होगा कि हमने जिनीवा में प्लेजेस थे 9-10 अरब डॉलर के, वो मनीज फ्लो इन करनी है। इसके साथ साथ हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है, वो मनीज फ्लो इन करनी है। कुछ रोल ओवर्स हैं, हमें 23-24 अरब डॉलर इस साल लाने हैं। फाइनेंस टीम को अब जो मुश्किल काम है ना वो अब करना है। वो क्या है, वो ये 23-24 अरब डॉलर का क्लियर प्लान जो है वो सामने रखना है, रोल ओवर्स को इंश्योर करना है, बाकी जो रकूम आनी है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो आप रुपए को मुस्तहकम देख पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, अपनी राय दे रहे थे। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है वाकई, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस करके ये महंगाई पर भी इसका असर दिखना चाहिए। सूबाई हुकूमतों को इस पे काम करना चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।